की न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी। 10वीं का 89.55% और 12वीं का 82.6% रहा परिणाम। 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं उत्तीर्ण। मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। 30 अप्रैल को आएगा फैसला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी का रोड शो। चुनावी सभा से पहले सीएम योगी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। अमरोहा में अखिलेश और राहुल दिखे एक साथ। राहुल बोले, जातीय जनगणना देश का एक्सरे। मथुरा से अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, गर्मी आते ही थाईलैंड जाते हैं राहुल गांधी। और आगजनी केस में विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला 7वीं बार टला। 26 अप्रैल को अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुख करते हैं खबरों का। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। नवनिर्वाचित 4 मंजिला बिल्डिंग, आपको बता दें, नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हुई है। टेढ़ी बिल्डिंग देखकर पुलिस ने बिल्डिंग को खाली कराया था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते बड़ा हादसा टला है। आसपास के कई मकान इसके चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्याणपुरी इलाके की यह घटना है, जहां नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हुई है। टेढ़ी बिल्डिंग को देखकर पुलिस ने इस बिल्डिंग को खाली कराया था। तो क्षेत्र की पुलिस की मुस्तैदी के चलते यह बड़ा हादसा टला है। दिल्ली से यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। 4 मंजिला यह इमारत जमींदोज हुई है। नवनिर्मित इमारत बताई जा रही है। कुछ ही समय पहले इसका निर्माण हुआ था। पुलिस की मुस्तैदी से यह बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें, बिल्डिंग को टेढ़ी बिल्डिंग देखकर पुलिस ने इस बिल्डिंग को खाली कराया था और कुछ ही समय बाद बिल्डिंग जमींदोज हो गई। तो पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला है और कई लोगों की जान भी बची। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शशि गार्डन के मकान में 2 बच्चों के शव बरामद हुए, जबकि बच्चों की मां गंभीर हालत में मिली है। घायल महिला को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्चों की शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। घटना के बाद से ही महिला का पति गायब है। उसने ही अपने बच्चे और पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की पहचान की जा रही है। दोपहर में तकरीबन 2 बजे के करीब पांडवनगर थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने सूचना दी थी कि उसके भाई कल शाम से लापता हैं और उनके घर का दरवाज़ा बंद है। जब लोकल पुलिस और पीसीआर मौके पर पहुंची तो घर का दरवाज़ा बंद पाया गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर 3 लोग घायल अवस्था में दिखे। एक 38 से 40 उम्र की महिला थी, वो जिनकी सांसें चल रही थी, उनको इमिडिएटली अस्पताल शिफ्ट किया गया। 2 बच्चे भी मिले वहाँ पे जो डेड हो गए थे। उनको अभी उनके उसमें हमने मर्डर केस रजिस्टर करके इमिडिएटली क्राइम टीम और एफएसएल को बुला लिया है। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। करनाल से अगली खबर है। इंद्री में खराब फसलों का सीएम ने जायजा लिया है। आपको बता दें, घमन हेड़ी गांव के खेतों में जाकर जायजा लिया है। किसानों को उचित मुआवजे का भरोसा भी दिया है। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो किसानों को उचित मुआवजे की बात कही है। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो करनाल से अहम खबर। इंद्री में खराब फसलों का सीएम ने जायजा लिया है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फसलों का जायजा लिया है
और अधिकारियों को उचित मुआवजा देने की बात कही। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां जननायक जनता पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में आज जेजेपी के हल्का अध्यक्ष और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कुलदीप तेवतिया ने अपने समर्थकों के साथ जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। कुलदीप को भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने पार्टी ज्वाइन कराई। कुलदीप फरीदाबाद विधानसभा के हल्का अध्यक्ष थे। इस मौके पर कुलदीप तेवतिया ने कहा कि पहले वह भाजपा में ही थे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के लिए जेजेपी में चले गए, लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार नारे को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। पहले पड़ोस के घर में चले गए थे, झगड़ा वहां पे भी था, लेकिन मैंने सोचा यार उससे बढ़िया तो अपना पुराना ही घर है, वहीं क्यों ना वापस चले जाए। तो मैं इसलिए अपने बीजेपी, जो पहले मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी ने मेरे को पार्षद बनाया, मेरे भाई को भी टिकट दी, वो भी पार्षद बने। अब इसलिए मैं वापस बीजेपी में ही आ गया, मेरा दिल नहीं लगा उधर। और जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी। और हमारे यहाँ से कृष्ण अपने जो पाल जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, 10 लाख का जो नारा लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार है। और कुलदीप तेवतिया जी जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, अब उनके भाई यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान निगम पार्षद हैं कुलबीर जी। तो कुलबीर जी तो हमारी पार्टी में थे ही, हमारी पार्टी से पार्षद थे, निगम पार्षद। कुलदीप जी के लिए एक छोटे परिवार में चले गए थे, लेकिन छोटे परिवार से फिर बड़े परिवार में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मन से वहां गए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जननायक जनता पार्टी के शाहबाद विधायक रामकरण काला के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 10 सीटों और विधानसभा उपचुनाव की एक सीट पर सिर्फ भाजपा की जीत हासिल करने का दावा किया। इससे पूर्व उन्होंने रामकरण काला के भाई के परिवार से मुलाकात करके इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधवाया। इसकी 10 सीटें लोकसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोग दे रहे हैं। और जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। चाहे रोड्स की बात हो, लोगों की सुविधाएं देने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये पहली बार ऐसा लोगों को महसूस हुआ है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, कि हर व्यक्ति के पास पहुंच करके उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद से डॉक्टर धर्मवीर गांधी का टकसाली कांग्रेसियों की तरफ से सख्त विरोध हो रहा है। पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज, मदनलाल जलालपुर, राजेंद्र सिंह समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह ने डॉक्टर गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने कहा कि डॉक्टर गांधी को टिकट दिए जाने से टकसाली कांग्रेसियों में रोष है और इसलिए सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने के लिए रजपुरा में सभा रखी गई है। इसमें पूर्व विधायकों एवं मंत्रियों से बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां दिन के उजाले में लुटेरों ने महिला से नोटों से भरा बैग छीन लिया है और कार में बैठकर फरार हो गए। लूट की घटना भरे बाजार में हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आपको बता दें, लेकिन इस मामले में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। महिला ने बताया कि 1.5 लाख रुपए एक्सिस बैंक में जमा करवाकर बाहर निकली थी और 5 लाख रुपए उसे मोगा रोड पर किसी ज्वेलरी की दुकान को देने थे। महिला को बैंक से बाहर निकलते लुटेरे उसके पीछे लग गए और उसके हाथ से रुपए भरा बैग छीनकर कार से फरार हो गए। मैं मोगे ज्वेलर
ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐ ਪੌੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ, ਨਰੰਜਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਜ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਿੰਗਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬੈਂਕ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਐਕਸਲੇ ਮੋਦਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਗੇ ਰੋਡ 1.5 ਲੱਖ रुपया भर के उदो आ गई ऑटो ते। तो खबरों में अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पशुपतनाथ की नगरी मंदसौर पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने मंदसौर नीमच जावरा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा है। आज उनके समर्थन में नामांकन भरने के लिए मंदसौर पहुंचे और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल करवाया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की यह विशाल नामांकन रैली गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का आता पता भी नहीं लगेगा, यूपी से भागकर केरल में अटके हो, यह चुनाव बता देगा। सीएम यादव ने कांग्रेस और राहुल पर तीखे प्रहार करते हुए नजर आए। उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई बड़े नेता इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। स्थान रहा है, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं, बधाई है। और हम जैसा देश का माहौल देख रहे हैं, तीसरी बार देश एक बार फिर मोदी जी के हाथों सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की अपनी ओर से तीसरी बार सरकार बन रही है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई और खासकर मंदसौर के लिए, मंदसौर हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से मंदसौर में और नए नए भारत सरकार के भी विकास के काम हो। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारी द्वारा मदद मिलेगी और डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सागर से है, जहां पीएम मोदी 24 अप्रैल को सागर में चुनावी हुंकार भरेंगे और लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने सागर जिले को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसमें बीना पेट्रोकेमिकल केन, बेतवा परियोजना व गरीब कल्याण योजनाएं शामिल हैं। बीजेपी पूरे देश में नया इतिहास रचने जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें पीएम मोदी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। पीएम मोदी के सागर दौरे में प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए बुंदेलखंड लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर चंबल क्लस्टर प्रभारी पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सब वरिष्ठ नेता आकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके मध्य आ रहे हैं, सागर आ रहे हैं। इसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए जो सौगातें दी हैं, हमारे यहाँ बीना रिफाइनरी के लिए पेट्रोकेमिकल का प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन, 50,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल प्लांट लग रहा है। अगली खबर रतलाम से है, जहां डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम व एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने जिले से लगने वाली सीमाओं की चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिले के अंतर राज्य तथा अंतर जिला सभाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्टों पर निगरानी दल तथा फ्लाइंग स्क्वाड निरंतर नजर रख रही है। अधिकारियों ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से लगने वाली ठिकरिया चेकपोस्ट, सुखेड़ा चेकपोस्ट एवं पिपलोदा के आगे जालंधर खेड़ा चेकपोस्ट तथा मंदसौर जिले से लगने वाली मनन खेड़ा चेकपोस्ट का निरीक्षण किया।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने यह दावा भी किया कि इस बार के चुनाव में भाजपा को 150 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की 150 सीटें मिलने का दावा भी किया। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। 50 से ज्यादा किसानों के खेत जलकर खाक हुए हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। हसनगंज के तालासराय गांव का ये पूरा मामला है, जहां 50 से ज्यादा किसानों की फसल जलकर राख हुई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि भीषण आग की घटना सामने आई। हसनगंज के तालासराय गांव का पूरा मामला है। किसानों की गाड़ी मेहनत अब आग के हवाले नजर आ रही है। उन्नाव से अहम खबर, 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। 50 से ज्यादा किसानों के खेत जलकर खाक हुए हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। ये अहम खबर इस वक्त की आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं। हसनगंज के तालासराय गांव का ये पूरा मामला है, जहां किसानों की 40 बीघे जमीन जलकर खाक हुई है। 50 से ज्यादा किसानों की जमीन में खड़े गेहूं जलकर खाक हुए हैं। तो किसानों की पक्की खड़ी फसल जलकर खाक हुई है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हसनगंज के तालासराय गांव का है पूरा मामला। अब रुक करेंगे अगली खबर का इटावा से। अगली खबर, लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी ने कराया नामांकन। प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने नामांकन कराया है। बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया का इस दौरान बयान भी सामने आया। उन्होंने सपा बसपा के पास कोई रणनीति नहीं है, ये बात कही। सपा बसपा निराशा में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साथ में कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक विकास चाहता है। मंत्री अजीत पाल भी नामांकन में पहुंचे। सदर विधायक सरिता भदौरिया भी नामांकन में मौजूद रहे। मंत्री अजीत पाल भी नामांकन में पहुंचे। सदर विधायक सरिता भदौरिया भी नामांकन में मौजूद रही। तो इटावा से अहम खबर, लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने नामांकन किया है। रामशंकर कठेरिया ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया है। बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया का इस दौरान बयान भी सामने आया है। सपा बसपा के पास कोई रणनीति नहीं है, रामशंकर कठेरिया ने यह बात कही। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कमेटी के तत्वाधान में कानपुर के सिविल लाइन स्थित मर्चेंट चैम्बर ऑडिटोरियम में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की बढ़ती उम्र में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए विशेष चर्चा की गई। जहां पर कानपुर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर AS प्रसाद ने बताया कि हर किसी आम जनमानस को फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से एक्टिव होना चाहिए। अगर खुद में ऊर्जा पैदा होगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सफल जिंदगी होगी। इसके लिए उम्र को कैसे लंबे समय तक चला सकें, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, जिसमें सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, खाना, व्यवहार और मेडिटेशन से जीवन की दिनचर्या बदलकर उम्र को अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आज का जो कार्यक्रम था एजिंग ग्रेसफुली, मतलब उम्र जो बढ़ती है उसको कैसे हम और अच्छा करें और लंबा करें, दोनों चीज़ें थी। और ये कहा गया कि अब धीरे धीरे हम लोग सबकी उम्र ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप देखें तो 80 साल जीना एक नॉर्मल चीज़ बात है। तो उस उम्र में भी हम अपने को कैसे रखें और क्या क्या सावधानियां रखें
जिससे कि उम्र बढ़े, इसी के ऊपर चर्चा थी। मेरा जो लेक्चर था वो ये था कि आज जब पूरे दुनिया में एजिंग के ऊपर जो रिसर्च हो रहा, वो रिसर्च का सार क्या है वो बताया हमने। जेनेटिक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब आप अपने जीन्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने कार्यकलाप से, अपने लाइफस्टाइल से। तो एक पार्ट तो एडवांस का था जो जेनेटिक्स का था, दूसरा पार्ट हमारी लाइफस्टाइल में और खाने पीने और एक्सरसाइज का क्या रोल है, जिससे हम लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी और लंबाई दोनों बढ़ा सकें। डॉक्टर पूरे कानपुर के थे, पर डॉक्टर्स तो सुनने आए थे, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं था, ये आम जनता के लिए था। और देखा जाए तो ये इसकी जो सलाह है वो 30 साल की उम्र से लोग फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो लाइफस्टाइल कमेटी है हम लोग की, डॉक्टर अतुल कपूर हैं, डॉक्टर अवध दुबे हैं और मैं हूँ। हम लोग हमेशा यह कार्यक्रम करते रहते हैं इमरजेंसी चैम्बर में। इसके पहले डायबिटीज़ के ऊपर हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। यूपी सहित पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसमें से पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण की तैयारियां अब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वो भरपूर तैयारियों में जुटी हुई हैं। दूसरे चरण में यूपी की कुल 8 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की सभी 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट शामिल है, जिस पर 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, क्योंकि बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुनाव में रोमांच ला दिया है। वहीं जानकारों की माने तो वोटों का बंटवारा होने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आज कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। रमेश अवस्थी के नामांकन में महेश त्रिवेदी, प्रकाश पाल, सलील बिश्नोई के साथ हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान प्रवेश को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। नामांकन के दौरान वकील सहित 5 प्रत्याशी, आपको बता दें वकील सहित 5 लोगों को ही प्रवेश दिया गया। प्रत्याशी रमेश अवस्थी को मुस्लिम वर्ग का भी साथ देखने को मिला। नामांकन में मुस्लिम महासंघ से कई महिलाओं ने पूरा दम दिखाते हुए इस बार 400 पार का नारा दिया। वहीं रमेश अवस्थी के नामांकन में शामिल होने सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित भी किया। वहीं कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने भी आज नामांकन किया। कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा डीएम कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया। उनके साथ सपा के नगर अध्यक्ष फजल महमूद भी मौजूद रहे। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी आज कानपुर कचहरी में अपना नामांकन कराने आए, जहां पर कानपुर में उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम वर्ग के लोग भी आए। हम इस मुस्लिम वर्ग के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो इनका 400 का पार का नारा है कितना कारगर होने वाला है और मुस्लिम वर्ग का भाजपा को इस बार किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? निशान सारी जी, कहाँ से आई हैं आप? हम सुधारगंज से आए हैं। अच्छा, रमेश अवस्थी जी के सपोर्ट में आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार 400 पार का जो नारा है कितना कारगर साबित होने वाला है? 400 पार का तो नारा ये कारगर साबित ही होगा, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महासंघ से आए हैं और हम लोग का फुल सपोर्ट है। हमारे जो मुस्लिम उनका फुल सपोर्ट है। देखिए, मुस्लिम महासंघ की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर भाजपा के जो इस बार सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी उनका समर्थन करने कई मुस्लिम ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका किस तरीके का सपोर्ट है अवस्थी जी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना है। हीना जी, क्या कहना चाहेंगे 400 पार का जो नारा है इस बार कितना कारगर साबित होने वाला है? क्या लगता है? अच्छा ही साबित हो। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग सब लोग सारी महिलाएं पे ऐसी उसके काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग बीजेपी मुस्लिम महासंघ की तरफ से आए हुए सुजानगंज से और हम तो चाहते हैं कि हम लोग मिलकर सब अच्छे से बीजेपी में सब काम करें। देखिए, कहीं ना कहीं जहां पर भाजपा को भाजपाइयों का और जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनका तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन कहीं नहीं कहीं कानपुर में जो मुस्लिम महासंघ के लोग हैं उनका सपोर्ट भी भाजपा को मिल रहा है। कानपुर से सुरेश, सविता के न्यूज़ इंडिया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक ताबड़तोड़ रैली और रोड शो से सियासी पारा बढ़ने लगा है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत भाजपा के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आज मथुरा में हेमा मालिनी के पक्ष में गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। उनके साथ मंच पर वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी, जयंत चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि यूपी में एनडीए के पक्ष में समर्थन की आंधी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सीएम योगी और मोदी जी के कार्यों को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। यूपी में एनडीए सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। बांके बिहारी जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, 2 खेमे पड़े हैं, 2 खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पक्ष में उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी के मेरठ में लगातार हो रहे दौरों को लेकर भी अखिलेश यादव ने चुटकी ली। बेरोजगारी, पेपर लीक के मुद्दों को भी अखिलेश यादव ने मंच से जमकर उठाया। साथ ही सुनीता वर्मा को भारी मतों से विजयी करने के लिए लोगों से अपील भी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार अमरोहा में एक साथ जनसभा करने पहुंचे। दोनों नेताओं ने गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में जनसभा की। इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अखिलेश राहुल ने पश्चिमी यूपी में एक साथ चुनावी रैलियां की थी। इस दौरान अखिलेश और राहुल गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव आपने सबने देखा है। पहले चरण में ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। वहीं राहुल ने कहा कि ये चुनाव देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से। अनूप शहर के एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को न्यायालय में हाजिर न होने पर फरार घोषित कर दिया है। 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा रैली आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कई बार समन भेजे जाने पर हाजिर न होने पर फरार घोषित किया गया। उनके खिलाफ धारा 144 चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होते ही ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। गढ़वाल संसदीय सीट के 13 प्रत्याशियों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो गया, जिनके परिणाम 4 जून को आएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 945 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेजा गया है। वोट प्रतिशत जो है हमारा कल की जो रिपोर्ट थी उसमें 49.18% था, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है 170 टीम्स हमारी हालांकि आनी बाकी हैं, लेकिन जो अभी पोलिंग परसेंटेज है वोटर टर्नआउट है वो 50.84 है, जो कि लास्ट इलेक्शंस के लगभग बराबर है। तो अगले कुछ टाइम में हमारी स्थिति और क्लियर हो जाएगी।
सर इसमें कई बूथों में वोट निकला, लोगों ने बहिष्कार किया, इसकी जानकारी दी क्या? इसमें बहिष्कार हमें लगभग 50 बूथों के बारे में पहले पता था और उन पे लगातार उनसे बातचीत करते हुए उनकी जो मांगे थी या उनके जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करने का और उन्हें सकारात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया गया था। इस कारण से हमारा बहिष्कार 50 जगहों पे नहीं हुआ, लेकिन 2 पर्टिकुलर प्लेसेस थे जहाँ लास्ट मिनट पे उनके द्वारा ये कहा गया और वो मतदान प्रतिशत कम रहा है, बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं। अगली खबर गाजीपुर से, जहां सौतेली मां ने 8 साल के बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि थाना ITI क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा निवासी मोनू कुमार ने 17 अप्रैल को अपनी बच्ची के लापता होने की सूचना दी थी, जिसकी जांच में खुलासा हुआ कि सौतेली मां ने बहाने से ले जाकर उसका गला घोंट दिया और उसके शव को एक बोरी में भरकर झाड़ियों में दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी सौतेली मां लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। 18 को हमें एक तहरीर की सूचना मिली थी कि इसके फादर का नाम था मोनू कुमार। इन्होंने सूचना दी कि इसकी 8 साल की बच्ची है, वो गायब हो गई, वो मिल नहीं रही है कहीं पर से। तो हमें 18 को ही रात को जब पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की बच्ची कहाँ है, तो रात को सूचना मिली कि उस बच्ची की बॉडी जो थी उसी का जो घर है उसके सामने उसके नाना रहते थे किराए पर, वहाँ पर पड़ी हुई मिली है बॉडी। तो फिर जब हम लोग गए वहाँ पे उसका पूरा आसपास के कैमरे वगैरह देखे तो हमें ये पता चला कि इसकी जो स्टेप मदर थी, इसकी सौतेली माँ थी, वही इसे कहीं ना कहीं लेके गई है। कैमरों में थोड़ा सा पता चल रहा है, वही उसे फिर बॉडी को छुपा उपा के उसकी मर्डर करके उसने पूरा एविडेंस हटाने के लिए उसको ढकोल दिया था। तो इस पर फिर हमने उसे अरेस्ट किया आज। उसकी मदर का नाम है लक्ष्मी देवी। इनको फिर अरेस्ट किया गया है और अब इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अक्सर से, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कई प्रत्याशियों के कार्यालयों पर ताला लटका हुआ तो कुछ कार्यालय खुले हुए भी हैं। कांग्रेस कार्यालय पर बाकायदा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अपनी जीत का दावा करते नजर आए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज चौहान ने कहा कि इस बार हरिद्वार की जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर वोट किया और उनकी जीत पक्की है। जो लोकसभा हरिद्वार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बहुत ओजस्वी हैं, काम करने वाले हैं, जिन्होंने तहे दिल से अपनी पार्टी को जितवाने का काम किया है। और हम अपने लोकसभा हरिद्वार की जनता का बहुत ही धन्यवाद, अपनी जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बहुत अच्छी बातों को समझा और वीरेंद्र सिंह रावत को जिताने का बहुत प्रयास किया। अच्छे बहुमत से आशा है वीरेंद्र रावत जी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा हरिद्वार पर अपना प्रपंच लहराएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन और सहयोग देकर भारी मतों से जिताने का जो काम किया है। हम कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने व आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा IT विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट को प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से शेयर किया है। आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध IT एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोग
सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की। और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई, मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों, मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया